बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एक स्पेशल व्लॉग में इस वक्त मैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। तजिया निगार भी है इरशाद कुशी साहब, आप इनको जानते हैं, आप इनकी काविशों के बारे में जानते हैं। बहुत से एक्सक्लूसिव स्टोरियां उन्होंने बहुत ब्रेक की है, लेकिन आज इरशाद कुशी और अदनान भरी एक ऐसी स्टोरी आपके पास लेके आ रहे हैं कि जिसके बारे में आपको इल्म भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रूट एंड सब्जी मंडी इस्लामाबाद में। और आप तक फ्रूट, आप तक दीगर चीजें, खाने पीने की अशिया और खासकर रमजान मुबारक में वो चीजें महंगी क्यों मिलती हैं, आप तक महंगी क्यों पहुंचती हैं, इनको क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं। और इस पे तजिए के लिए मेरे साथ इस वक्त जो इरशाद कुरैशी साहब मौजूद है और बड़े जबरदस्त किस्म की इस पे बातें आपके सामने आएंगी कि जो ये दुकानदार है, आड़ती है, जो ड्राइवर्स हैं, इतने दूर से जिस वक्त वो माल लेके, केले लेके, फ्रूट लेके, सेब लेके, आपकी एशिया खुर्दनोश जो दीगर होती है वो सारा कुछ लेके आप तक जब पहुंचते हैं, कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं, ये अपनी जबानी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ जहाँ पे मलिक एजाज साहब मौजूद है। जी एजाज साहब, आप ये बताएं कि क्या ऐसी वजूहत है कि आप तक जिस वक्त माल पहुंचता है, किन किन मुश्किलात से आपको दो चार होना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मलिक मोहम्मद एजाज इस्लामाबाद फूड मंडी से। भाई इस तरह है कि वहाँ पर सबसे पहले जो हम माल वगैरह खरीदते हैं, सबसे पहले हमें माल में ये प्रॉब्लम होती है कि वो 5-5, 6 जगह, 8-8 जगह पर माल बिकता है। उसके बाद 8वीं 9वीं जगह पर 50-50 रुपये, 100-100 रुपये करके उसके ऊपर पैसे लगते हैं हर मन के ऊपर। और फिर एंड पर जिससे हम माल खरीदते हैं उसके भी 50 रुपये ऊपर लग जाते हैं। तो एक तो माल की जो कास्ट है डायरेक्ट जिम्मेदारों से नहीं है, वो महंगी हो जाती है। वहाँ पर जो माशाखोर हैं और जो भी उसके अंदर जो एंड पे जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, तो उनसे माल खरीदते हैं तो एंड पर उनका भी 50 रुपये फी मन के ऊपर आ जाता है। पहले यही माल 800 रुपये से लेकर 1200-1300 रुपये मन था। अभी जैसे ही बबरकत महीना रमजान मुबारक आ रहा है नजदीक, उसमें ये मामलात हो रहे हैं जी कि अभी इसका रेट जो है तकरीबन 4000 से लेकर 5000 तक चला गया, 5000 से भी ऊपर फी मन के ऊपर चला गया। और ये गाड़ी जो 3-3.5 लाख रुपए में पड़ती थी, यही गाड़ी अभी हमें 15-16 लाख से लेकर 18 लाख तक पड़ रही है। और उसके बाद जो ड्राइवर हजरात हैं वहां से आते हैं, ड्राइवर हजरात बेचारे, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वहां पर जो यूनियन है सिंध में, सबसे पहले तो वो जो किराया लगाती हैं, किराया उनका आपस में कंपटीशन है, तो गाड़ियां वो ब्लैक पर लगाते हैं। जो गाड़ियों के किराए वगैरह होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो ब्लैक पर लगती हैं। और 20-20, 30 हजार, 40-40 हजार रुपया और जो किराया है वो हमें ब्लैक में लगता है। उसके बाद जो ड्राइवर हजरात हैं वो रात को सफर नहीं करते, क्योंकि सिंध के जो मामलात हैं, कच्चे के जो डाकू हैं वो उनको अगवा कर लेते हैं, हमारे माल भी जब्त हो जाते हैं, ड्राइवर भी अगवा हो जाते हैं, माल भी चला जाता है और अता पता नहीं होता कि ड्राइवर कहाँ गया, माल किधर गया। वहां पर जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो तो अपनी 5500 रुपये कमीशन लेकर वो तो वहीं पर खामोश हो जाते हैं। कोशिश करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो माल की दाद रसी होती है, दूसरा तीसरा होता है, वो यहाँ तक नहीं आता। एक ट्रक का वहां से इस्लामाबाद तक तकरीबन 70,000 से 2.5 टंकियां लगती हैं। 300 के साथ अगर जरब दी जाए तो 70-76 हजार रुपया लगता है। 8-8.5 हजार रुपया टूल टैक्स लगते हैं। ये तकरीबन 80-82 हजार रुपया लगता है। और 2-2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया हमें गाड़ी का, ट्रक का किराया देना पड़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मंडी में, क्योंकि हमारे पास इस्लामाबाद की मंडी है, यहाँ पर फ्रूट की स्टोरेज कम है, ठीक है। और सिंध में जो मामलात हैं, सिंध में सिर्फ एक ही सूबा हमारा सूबा सिंध है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत जरखेज बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। केले की फसल वहीं पर पैदा होती है। और अफगानिस्तान और ईरान जो है वहां पर भी एक्सपोर्ट होती है। अभी आप देखें, हम बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। मेरी इस बात से चंद लोगों को दिल आजारी होगी, लेकिन करोड़ों लोग जो उसकी इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनको इसका फायदा करते हैं, मुस्तफीद होगा, उनको फायदा होगा। जी आपने मलिक एजाज साहब की बात सुनी, मेरे एक और दोस्त साथ बैठे हुए हैं। ये क्या वजूहत है, आप क्या समझते हैं कि लोगों की सोच ये है कि माल जो है वो आप लोग महंगा बिकते हैं, क्यों महंगा बिकते हैं, और खासकर रमजान के माह में क्यों महंगा बिकते हैं? सर, महंगा माल तो इसीलिए होता है कि पीछे से जब हम माल खरीदते हैं तो एक दो जगह पे उनको ज्यादा जो है ना खरीदारी करनी पड़ती है। उस पर किराया पड़ता है, किराया ब्लैक पर लगता है। जब किराया ब्लैक पर लगेगा तो जारी वाले वो भी माल पे असर पड़ेगा। आगे इस्लामाबाद तक आते हुए अखराजात बहुत ज्यादा है। जैसे जाज भाई ने बताया कि
किराया लगता है 80-82 हज़ार रुपया, इसके ऊपर किराया ज्यादा पड़ता है, 2 लाख से भी ऊपर पड़ता है। तो जाहिर बात है वो माल पे असर करेगा ना, माल पर पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ना फ्रूट जो ना महंगा है। इसीलिए फ्रूट जो है वो आप तक महंगा होता है। मेरे साथ मेरे एक और दोस्त है, नौजवान है, वो आप सब बैठे हुए, आप थोड़ा सा इस हवाले से बता दें, क्योंकि हमारे जहन में तो ये बात है कि आड़ती हैं आप लोग महंगा बेचते हैं, क्योंकि जिम्मेदार से जिस वक्त को माल खरीदा जाता है तो वो सस्ता होता है, लेकिन जिस वक्त आप तक वो माल पहुंचता है तो रास्ते में कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ उस माल को 2 गुना 3 गुना कर देती है। क्योंकि खासकर अब इस वक्त हम रमजान मुबारक की अगर बात करें नाज़रीन, तो हमें सबसे ज्यादा दुख का सामना ये करना पड़ता है कि इस माह मुबारक में बहुत ज्यादा महंगाई है, क्योंकि हर गरीब के मुंह में फ्रूट का मज कम जाना चाहिए, बाइकाट भी किए गए, सारे मामलात भी किए गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या वजूहत है? जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल वहाब जी। मामलात ये है कि जब मैंने पहले बता दिया इसके बारे में कि जो मामलात है कि जब रमज़ान आने का प्रोग्राम होता है तो साथ ही इन्होंने पीछे रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अभी हम पीछे तकरीबन 1 महीना पहले यही केला 2000 रुपये मांगता, 1500 रुपये मांगता, लेकिन अभी जो रमज़ान आने की तैयारियों में इन्होंने 4000-5000 रुपये मान तक पहुँचा। तो जाहिर बात है 2000 रुपये मान और 4000 रुपये मान डबल से भी ऊपर 5000 रुपये मान तक। अच्छा, आपको ये चीजें जो है ये मनों के हिसाब से वहां से मिलती है? वहां से ये मन के हिसाब से केला मिलना है, आप यहाँ दर्जन के हिसाब से, यहाँ से दर्जन के हिसाब से देते हैं। और किराया पहले माफिया बैठी हुई है पीछे किराया बढ़ाने के लिए। देखें अभी जो रमजान आया नहीं है तो इन्होंने किराया 50,000 के ऊपर कर दिया। तो हर चीज जो मिला के महंगा होने की वजूहत यही बनती है, माल पीछे से महंगा मिलना, किराया बढ़ जाना। जब हमारे पास यहाँ पे पहुंचेगा तो जारी बात है 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फर्क होगा गाड़ी के पीछे, तो जारी बात है फिर महंगाई उसमें आती है। आपने बात सुनी आप मेरे तमाम दोस्तों की। इस वक्त मेरे एजाज सबसे मजीद ही बात करेंगे। शायद मुझे सर आप ये बताएं, चूंकि इस वक्त आपने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं, बहुत सी ऐसी एक्सक्लूसिव चीजें देखी हैं। कच्चे में जिन डॉक्टरों का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने एजाज साहब दीगर दोस्त कर रहे थे, आप बहुत से लोगों को मारा भी है, कुछ सी वीडियोज जो है वो भी जो है वो वायरल हुई है। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या तजिया करते हैं, क्योंकि घरों में जो बैठे मेरे लोग हैं, मेरी माएँ बहनें हैं, और जो बच्ची हैं, जो नौजवान है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी समझ में ये बात है, वो रेडी वालों से लड़ते हैं, वो दुकानदारों से जाकर लड़ते हैं, गो के यहाँ से फ्रूट या चीजें खरीदने के बाद जिस वक्त वो मार्केट से लेके जाते हैं, गली मोहल्ले में बेचते हैं, 2 गुना वो भी बेचते हैं, वो भी अपनी जगह जुल्म कर रहे हैं। तो असल क्या मुहरकत है जुल्म की, और खुसूसी तौर पे जो बार बार जिक्र कर रहे हैं माफिया पीछे बैठा हुआ है, अब वो माफिया कौन सा माफिया है, और उसके खास साथ साथ जो डाकू डकैत रास्ते में है, जरा तफसीलात से आगाह करिए। देखिए भाई साहब, एज ए जर्नलिस्ट मुझे तकरीबन 2-3 दिन पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब जो है फूड का रेट बहुत ऊपर चला जाएगा ये, और ज़ाहिर है मुझे भी इस चीज़ को देखना था। मैं इसीलिए जो है इधर इस्लामाबाद मंडी पहुंचा हूँ, जहाँ पिंडी में भी जो है जाता है सारा माल। तो यहाँ के जो बिहाइंड द स्टोरी जो मुझे चीज़ नजर है, जो डेंजरस चीज़ अपीयर होकर सामने इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में, कि आखिर हम भी देखना चाह रहे थे कि ये जो केला आज यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अभी जो मुझे मिली है था कि 500 रुपये 600 रुपये दर्जन मंडी का रेट है, तो कैसे पहुँचेगा आवाम? क्या 700 रुपये दर्जन खाएगी? सही कहते हैं। इस चीज को जब मैं देखने यहाँ पर पहुंचा तो सबसे बड़ी जो मुझे स्टोरी मिली हुई कि जब मैंने फुटेज देखी कि कच्चे के डाकू जो सिंध से, जो इनका कहना है कि सिंध से केला आ रहा है और उसकी गाड़ियों को अगवा करते हैं, ड्राइवर्स को अगवा कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्ट माफिया है या उनके पीछे जो माफिया है वो वहाँ पर 1,98,000 रुपया सिंध से यहाँ तक, मैंने कल एक गाड़ी की जो है वो रसीद उसमें देखी 1,98,000 कराया। मैंने खुद सोचा कि क्या 1,98,000 का पेट्रोल जल गया इसमें लगा या क्या खर्चा हुआ। मैंने उसको पूछा तो उसने इस पर तो 70 से 71,000 का खर्चा है। तो मैंने कहा आपने इतने ज्यादा पैसे कमाए हैं इससे? फिर उन्होंने बताया ड्राइवर ने, और ये वीडियो देखे हमारे ड्राइवर्स को मारे, हमने वीडियो देखी मोबाइल पे, ड्राइवर्स को अगवा कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आप जो बैठे हैं डीलर्स, व्यापारी हजरात, या तो जब यहाँ से आप बोली में देते हैं दर्जन के हिसाब से, मन के हिसाब से लाके दर्जन में देते हैं तो आप अपना नफा रखते हैं, आगे दुकानदार भी रखता है। लेकिन जब उस पर भत्ताखोरी आ जाएगी, जब एक गाड़ी में 50 से 70,000 रुपये भत्ता जाएगा तो जाहिर वो क्यों देगा? तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज मैं जो सोच रहा था, फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है कि ये नहीं कि जो अफ्तारी का जो हमारा सामान आ रहा है, जो अफ्तारी के खुद फल आ रहा है, उस पर भी आम शहरी को भत्ता देना पड़ रहा है।
तो कच्चे के डाकू इतने ताकतवर है कि वो वफाकी दारुल तक पहुंच गए हैं और उनका भत्ते की पर्ची या भत्ता जो है उनका वफाकी दारुल तक पहुंच गया है। तो अब नई न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, तो अब इधर यहाँ पर वो भत्ता यहाँ तक उनका पहुंच गया, तो कल तो उनके जो पॉइंट्स यहाँ इर्द गिर्द भी बन जाएंगे, फिर तो कोई किराने वाला भी महफूज नहीं रहेगा जो वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे अहम और तशवीशनाक पहलू और जिस पर डिस्कस करना चाहिए और जिस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए वो ये है कि ये जो कच्चा है क्या ये कोई पाकिस्तान का के हदूद से बाहर है, और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या हुकूमत या हमारी इतनी ताकतवर हुकूमत, हर हुकूमत ताकतवर होती है, जब अपना काम करना चाहे तो अच्छे अच्छों को जो है वो अपनी गिरफ्त में लेती है। तो कच्चे अच्छा, डाकू इसमें को एक और बिल्कुल नहीं। कच्चे के डाकू के बारे से आप बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ना कि जिस वक्त आप अपनी स्टोरी को लॉन्च कर रहे थे तो लोगों ने, खासकर ड्राइवर जो हमारे साथ बात नहीं कर रहे थे, देखिए ये खौफ है लोगों का। खौफ इस तरह है कि एक आम आदमी है, जब वो जिस तरह ड्राइवर होता है कि 20,000 जो तनख्वाह लेता हूँ मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। जी तो ये है कि जब आम आदमी को पता है कि उन्हें ये डर है कि उन्होंने दोबारा जाना है, तो उनकी जब फुटेज चलेगी टीवी पे तो उनको उठा लेंगे। उनका तहफ़्फ़ुज़ अपनी जगह जायज़ है, बेहतर है कि वो उनको चाहिए तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत ने लेना है, लेकिन जब उन्हें पता है कि वो खुद कह रहे हैं कि पुलिस इधर खड़ी है और इधर डाकू खड़े हुए बता ले रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, फुटेज में देखे गोलियां चला रहे हैं उनके ऊपर, तो ये सब कुछ हो रहा है। जब तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिलेगा तो फिर आम आदमी आवाज़ कैसे उठाएगा। तो ये अलमिया हमारे। अच्छा, माफिया एक ऐसा लफ्ज है, माफिया का नाम लिया जा रहा है, तो माफिया क्या, ये जो मेरे साथ दाएं बाएं 3 शख्सियात बैठी हुई है, माफिया ये है, जिम्मेदार है, उससे आगे एक और तबका बैठा हुआ है, फिर जो ट्रांसपोर्टर है। आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं कि माफिया कौन है? आपसे ही पूछता हूँ, लेकिन आप बताएं। ये देखिए मेरी नज़र में तो हम जब आते हैं ना यहाँ पर, आम आदमी आता है तो माफिया इनको समझता है, फिर वो रेडी वालों को, दुकानदार को समझता है। ये तो खैर हकीकत है कि हर बंदा रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुबारक महीना है, दीगर महीने में देखें चीज़ों के रेट कम होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन अब मैं अगर बड़े खुले लफ्ज़ों में कहूँ तो उसमें ये है कि अगर ये चीज़ जो है चल गई तो ये अल्लाह का अज़ाब है, ये किसी वजह से भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। माफिया तो पीछे ही है, अब डाकू भी पड़ गए हैं, तो ये सारी जो सूरत हाल है ये खतरनाक है। ये आपको भी तौबा करनी चाहिए कि अब तक क्या गुनाह किया आपने, मैं तो साफ कहूँगा जी। उसके बाद जो है ना फिर हुकूमत पाकिस्तान को अब एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को अब एक्शन लेना चाहिए। शाद खुशी साहब क्या आपने पहले इन्होंने माफी मांगी, फिर अस्तगफुरुल्लाह पढ़ा, उसके बाद माफी मांगी। अब मैं अवाम से बात हमसे करना चाह रहा हूँ। इसमें देखें कराची में, और अच्छा जहां से चीजें आ रही हैं वहीं पे फ्रूट का, दीगर चीजों का बाइकाट की बहुत बड़ी मुहिम भी चल रही है। तो क्या जो बाइकाट कर रहे हैं उनको नजर नहीं आता कि वो सिंध के इलाके में बैठे हैं, कराची के इलाके में बैठे हैं, वहीं से कुछ चीजें आ रही हैं और वहीं पे बाइकाट, कि ये भी किसी गेम का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि हम तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, हम तो अपनी बात करते हैं, और कराची या सिंध के जो लोग हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो व्लॉग कर रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो क्या जहां से चीजें आ रही हैं वहीं पे शोर मचाना जरूरी है? मलिक साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, भाई ने कहा जी हमें तौबा करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि तौबा करें जी, मैं तौबा करता हूँ, तौबा करनी चाहिए, अस्तगफुरुल्लाह करता हूँ। लोग आपको माफिया समझते हैं। दरअसल ये है कि हम जिन लोगों से माल खरीदते हैं, असल माफिया वहां पर है जो जिम्मेदारों से भी बता ले रहा है। ऐसी बातें करें, आईने के बाद देख रहे हैं माल नहीं देंगे आपको। ये रोजी रिस्क का मालिक अल्लाह है, ठीक है। वो माफिया जिम्मेदारों से भी माल बता ले रहे हैं और हमसे भी लेते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, एक बात मेरे जहन में आ गई, मुझे ये बताएं, शायद कोई बात करना चाह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आप जिम्मेदार से माल डायरेक्टली क्यों नहीं लेते हैं? डायरेक्टली देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, वहां पर है, उनके अंदर खौफ राज फैलाया गया है जी कि यहाँ के जो भी आड़ती हजरात हैं मुख्तलिफ मंडियों में बैठे हुए हैं, वो लोगों के पैसे रोक लेते हैं। वो करें तो सवाब है, और अगर जिम्मेदार डायरेक्ट माल दें तो उनके पैसे रुक जाएंगे। भाई क्या यहाँ पर लोग बैठे गैर मुल्की हैं, भाग जाएंगे? क्या सिंध और पंजाब अलग अलग जगह है, खैबर पख्तूनख्वा अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी तरह खौफ राज है, सिर्फ उन्होंने अपने पेट मतलब है कि जो माफिया बीच में बैठे हैं, जो आपको माल दे रहे हैं, आपसे भत्ते भी वसूल कर रहे हैं, वो लोग उनके जिम्मेदारों के जहनों में ये बात डाल रहे हैं तसब पसंदी की। जी जी, अलग आपके अंदर कोई तसब पसंदी की, आप कोई तसब कर रहे हैं? नहीं, आप तो नहीं कर रहे हैं नाज़रीन, आप देखिए कि ये तसब नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तसब पसंदी जो है ये बहुत खतरनाक अमल है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और एजाज साहब ने बताइए, कोई बात करना चाहिए? अदनान भाई, हम तो 15% डिस्काउंट यहाँ देते हैं मंडी के अंदर, 100 रुपए के ऊपर फी लुंगर के ऊपर, महंगा खरीदने के बावजूद जी। उसमें हमें देखें, पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं इसको, और ट्रांसपोर्टर भी देख रहे हैं, जिम्मेदार भी देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। माशाल्लाह जो है ना, आपका जो चैनल है माशाल्लाह, जो भी लोग हैं वो सारे लोग देख रहे हैं उसको।
तो उसमें हर तरह के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं। यहाँ पर आड़ती 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए फी गाड़ी में नुकसान कर रहे हैं। ये प्रॉफिट के लिए नहीं है हमारी, क्योंकि हमने सीखा ही यही है, रोजी हम इसी में कमाते हैं, हमारा काम यही है। तो हम ये नहीं सोचते कि भाई हम ये इसमें से 2-2 लाख 3-3 लाख या 50,000 40,000 रुपये हम रोजी रखेंगे। शुरू से हमने यही काम सीखा है। हमारे वालिदैन बुजुर्ग थे, भाई थे मेरे, वो भी यही काम करते रहे, हम भी यही काम करते हैं। तो भाई हम दरख्वास्त करते हैं हमें माफिया ना कहें। अच्छा एजाज साहब, आपसे एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है बिल्कुल एक जो है क्राइम इसमें इन्वॉल्व हो गया है आपके कारोबार में, इन्हें भत्ताखोरी और आपको देना पड़ रहा है, तो इस पे आपको मेरा ये कहना है, बिल्कुल मेरा यही है कि क्या आप, और ये पूछूंगा भी कि आपने वो कानूनी रास्ता अख्तियार किया। ज़ाहिर है आपके जो ड्राइवर जो वीडियो देखी यहाँ से जुड़ा रहे, उनको मारा जा रहा है, उनको तशद्दुद की वीडियो हमने देखी, उससे कोई आपने को कानूनी रास्ता बतौर मर्चेंट जो आपकी एसोसिएशन को इख्तियार किया है? मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले साल सिंध में था, मेरे पास वॉइस मैसेज पड़े हुए हैं। मैं वहाँ था तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप यहाँ से चले जाएं, हमारे जो बंदे हैं वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। मैंने अपनी यूनियन के हमारे जो सदर साहब हैं केला यूनिट के मलिक आसिफ अली अवान, मैंने उनको मैसेज भेजा। मैंने कहा अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार ये भाई हैं, ट्रांसपोर्टरों के वो सदर हैं। उन्होंने मैसेज भेजे जी मेरे तक, एजाज साहब को कहें जी यहाँ से सिंध से चले जाएं। नहीं गए तो हमारे लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो उसको किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं भी जो है ना आपके चैनल से, आपके तवज्जुह से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार वही है, वही माफिया है। जो माफिया, मैं सिंध में गया हूँ तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को रिलीफ देने के लिए, और सारी चीजें जो ये माफिया जो कर रहा है वो चीजें सामने लाने के लिए। और मुझे ही जो है ना गैर तहफ़्फ़ुज़ समझ कर मैं तकरीबन 22 दिनों में वहां से वापस आ गया। बाहर आए होंगे जी बाहर है जी, आप देख रहे हैं कि यकीनन वहां से ये बाहर आए होंगे। मैं तो एक बात इस बात से काम करूंगा कि ज़बाने खल्क को नकारा खुदा समझो। मौजूदा हुकूमत भी आई है, उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनके नातवा कंधों पे ये बहुत बड़ा बोझ है। नातवा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त कोई मखलूत हुकूमत बने तो वो अपने आप को बहुत मजबूर जाहिर करते हैं। चले मैं आपके कंधों को नातवा कहता हूँ, लेकिन नातवा कंधों के ऊपर एक जरदारी साहब में बारी का भी बोझ मौजूद है और बहुत ज्यादा वजन है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत है, खासकर जो आसिफ अली जरदारी साहब है, बिलावल भुट्टो साहब है, उन पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ड्राइवर को सिंध से यहाँ तक पहुँचाने में जो वफाक है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ड्राइवर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है उनको भी इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो शिकार है उससे निकलना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के पास जाना है, उन्हें इज्जत के साथ अपने घर में जाना चाहिए, जिंदा सलामत। क्या ये डाकू आपसे ताकतवर है? पाकिस्तान आर्मी मौजूद है जिसके अंदर लगा कर हम खुश होते हैं, अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। क्या अपने मुल्क के अंदर जो जंग छिड़ी हुई है तो क्या इसका तहफ़्फ़ुज़ करना आपका फर्ज नहीं है? यकीनन आपका फर्ज है। और हम इस वक्त सारे जितने बंदे बैठे हैं मिल के नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। चले हुकूमत को भी हम जिंदाबाद कहते हैं, चाहे कमजोर सी चाहे मजबूत सी, लेकिन कमजोर जो होता है जिस वक्त बोलता है बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। और हुकूमत आप ताकतवर है, आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और जरूर करेंगे इंशाअल्लाह।